अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक को, एंड द टॉपिक इज़ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो कि रिलेटेड है आपका ये टॉपिक आईआर से, इंटरनेशनल रिलेशन से। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये ट्रीटी साइन की गई थी, ये ट्रीटी जब साइन की गई थी तो मुख्तलिफ रियासतों ने आपस में एक दूसरे के साथ मुआहदे किए, एग्रीमेंट्स किए, तभी आपका इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट हुआ। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में पेयर ऑफ ट्रीटीज थी जो कि साइन की जाती हैं अक्टूबर और मई 1648 में। इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में 3 ट्रीटीज ऐड की जाती हैं। कौन कौन सी? ट्रीटी ऑफ मंस्टर और ट्रीटी ऑफ आंसबर्ग। सो दोस्तों, ये जो वेस्टफेलिया है, ये जर्मन का एक इलाका है, जर्मन का एक एरिया है जिसमें 2 सिटीज़ हैं, जिसमें ओनली 2 सिटीज़ होती हैं। कितनी? सिर्फ 2। कौन कौन सी? ट्रीटी ऑफ मंस्टर और आंसबर्ग। तो दोस्तों, ये जो दोनों ट्रीटीज़ हैं, ये कब साइन की जाती हैं? 24 अक्टूबर 1648 में इन ट्रीटीज़ को साइन किया गया। और नंबर 3 पे आती है ट्रीटी ऑफ पैरानीज, जो कि साइन की जाती है 1659 में। तो दोस्तों, अब ये ट्रीटीज़ क्यों साइन की गई थी, ऐसे क्या कॉजेस थी? तो दोस्तों, बेसिकली इसमें जो वॉर थी, इस ट्रीटी में जो वॉर थी, वो रिलीजन वॉर थी, यानी कि मजहब पे वॉर थी, क्योंकि उस वक़्त हॉली रोमन एम्पायर था और क्रिश्चियनिटी प्रवील करती थी। बट क्रिश्चियनिटी में मज़ीद फर्दर जो है वो फ़िरकाबंदी हो रही थी, जिसमें नंबर 1 पे आता है कैथोलिक, जो कि डोमिनेट करते थे, और बाद में जो न्यू आ रहे थे वो कौन थे? प्रोटेस्टेंट थे। बट दोनों आपके क्या थे? दोनों ही आपके क्रिश्चियन थे। सो ये जो वॉर थी, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान थी। तो 1648 में इस वॉर को ख़त्म कर दिया गया, इस जंग को ख़त्म कर दिया गया, और फिर आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की गई। अब इसमें कौन कौन सी वॉर थी? सबसे पहले आपकी आती है 30 ईयर वॉर एंड देन 80 ईयर वॉर। ठीक है। तो दोस्तों, अब इसकी थोड़ी समरी को हम देखें, उसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रूलर होगा, तो वो फैसला करेगा कि इसकी रियासत का रिलीजन क्या होगा, और इन्हीं ट्रीटीज़ में ही फैसला किया गया था कि इसके अलावा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को बराबर माना गया, इक्वल माना गया। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ये दोनों बराबर थे, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक। अकॉर्डिंग टू लॉ ये दोनों क्या थे? इक्वल थे, यानी कि इक्वल थे और इक्वल हैं। अब हम मूव करते हैं फीचर्स की तरफ। तो इसमें देखेंगे कि इसका क्या जो है डिसाइड किया गया था पीस ऑफ वेस्टफेलिया में, यानी कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में। तो सबसे पहले आपका आता है प्रिंस रिलीजन। क्या आता है? प्रिंस रिलीजन। सो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में ये माना गया कि कोई भी रियासत, चाहे फ्रांस की रियासत हो, जर्मनी की रियासत हो, नेदरलैंड्स की रियासत हो, मतलब कोई भी रियासत हो, इसमें जो आपका बादशाह होगा, उसका जो भी रिलीजन होगा, उसके मुताबिक वो स्टेट को, रियासत को अफेयर, यानी रियासत के अफेयर को वो चलाएगा। अगर कोई रूलर, फॉर एग्जांपल कोई रूलर कैथोलिक है, तो रियासत का जो रिलीजन होगा वो भी कैथोलिक होगा। अगर रियासत का कोई रूलर प्रोटेस्टेंट है, तो स्टेट के जो लोग होंगे, रियासत के जो लोग होंगे, वो प्रोटेस्टेंट ही होंगे। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आता है क्रिश्चियंस लिविंग एज मिनॉरिटी। तो अब इसमें ये डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसी स्टेट भी हैं, ऐसी रियासत भी हैं, जहाँ पर जो क्रिश्चियन हैं वो मिनॉरिटी पे हैं, यानी जो है क्रिश्चियन है वो मिनॉरिटी पर होंगे, या ऐसी रियासत जिसमें कैथोलिक जो है वो मेजॉरिटी में होंगे। तो इनका क्या? या अगर आप देखें कि आपका रूलर प्रोटेस्टेंट है और आपकी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन भी है वो प्रोटेस्टेंट है, अगर बीच में कोई कैथोलिक आते हैं तो वो क्या करें? तो इसमें ये डिसाइड किया गया, ये फैसला किया गया कि इनको आज़ादी होगी अपने मज़हब की। अगर कोई रूलर प्रोटेस्टेंट है तो रियासत का मज़हब भी प्रोटेस्टेंट होगा। ठीक है।
सो नंबर 3 पे क्या आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ स्विट्जर वाज रिकग्नाइज्ड। सो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड पहले आपका हॉली रोमन एम्पायर के अंडर था। जो हॉली रोमन एम्पायर का इम्पीरियल होता है वो ही इसका सॉवरेन था। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में इसको आज़ाद यानी कि इंडिपेंडेंस कंट्री कहा गया, किसको, स्विट्ज़रलैंड को। और इसके अलावा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बेसिकली जो बेनिफिशियल थे, जो बेनिफिशरी थे वो फ्रांस और स्वीडन थे। फ्रांस हमेशा से ही ताकतवर रहा है, पावरफुल रहा है, मिलिट्री के पर्सपेक्ट से, इकोनॉमी के पर्सपेक्ट से और पॉलिटिकल के पर्सपेक्टिव से काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है। तो फ्रांस और स्वीडन किस तरह जो है बेनिफिशियरी थे तो वो आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो 30 साल जंग और 80 साल जंग हुई थी इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में। तो इसमें फ्रांस और स्वीडन और कई जो है डिफरेंट स्टेट मौजूद थी, डिफरेंट रियासत जो है मौजूद थी। सो इन जंगों के रिजल्ट में जो बाद में जो ट्रीटी साइन की गई थी, इसमें फ्रांस और स्वीडन को ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि फ्रांस के कुछ एरियाज़ थे, यानी कि कुछ लीगली एरियाज़ जो हैं वो फ्रांस के पास चले गए। अच्छा, तो वो कौन कौन से एरियाज़ थे? वो एरियाज़ आप देखें यहाँ पे, मेट्स, ट्रोल, वर्डन, डिकेपोल एंड पिग्नेड। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो ये जो एरियाज थे कुछ वो फ्रांस के अंडर में थे, फ्रांस के पास चले गए। तो इसी तरह स्विट्ज़रलैंड के बाद भी थे, स्विट्ज़रलैंड टू कंट्रोल ऑफ वेस्ट पमेरियन, विस्मा और वेडन। ठीक है, तो ये दोनों थी। अब इसमें, अब जब ये वॉर चल रही थी, ये 30 साल जो वॉर चल रही थी, इसमें जो आपकी ट्रेड को जो वो बंद कर दिया गया है, बैरियर टू ट्रेड वर रिमूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड को है वो बंद किया गया और इससे जो है आपका जो है इकोनॉमी जो है वो बहुत वीक हो रही थी, बहुत नुकसान हो रहा था। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने ये ट्रेड बंद कर दिया था और 1648 या 1659 के बाद ये ट्रेड दोबारा शुरू हुई हो रही थी और इससे यानी जो दोबारा है वो इकोनॉमिकली जो है वो मजबूत हो रही थी। अब हम बात करते हैं आपकी 30 ईयर वॉर की। ठीक है, ये थे फीचर्स। अब हम बात करेंगे आपकी 30 ईयर वॉर। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने 30 साल जंग जो ख़त्म की, जो कि 1618 और 1648, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, 1648। ठीक है, 1648 तक ये जंग चली थी और दूसरी जो जंग थी वो थी 80 ईयर वॉर, जो कि 1568 से लेकर 1648 तक, और ये जंग 80 साल तक रही। तो बेसिकली ये जो 30 साल जंग थी, और यानी ये किन किन मुल्कों के दरमियान ये 30 साल जंग थी। सो दोस्तों, मैं अभी अभी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो जंग थी रिलीजन वॉर थी। ये जो वॉर थी रिलीजन वॉर थी, यानी कि मजहब के ऊपर ये जंग लड़ी जा रही थी। और इस जंग में एक तरफ से थे कैथोलिक और दूसरी तरफ से थे प्रोटेस्टेंट। तो दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले जो फिरका आता है वो है कैथोलिक का, और उसके बाद में जो आता है वो है प्रोटेस्टेंट, यानी बाद में आपके प्रोटेस्टेंट बने। तो प्रोटेस्टेंट जो है वो एक इस्लाही तहरीक हैं जो कैथोलिक में से निकलती है। इनको आप कह सकते हैं कि ये एडवांस है, और कैथोलिक को आप कह सकते हैं ये जो हैं वो ट्रेडिशनल हैं। तो ये जंग थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान में। अब आप हॉली रोमन एम्पायर की बात करें। ठीक है, हॉली रोमन एम्पायर को देखें, इनका जो एम्पेरियल था कौन था, फर्डिनाइंड 3, ये चाहता था कि कैथोलिज्म को प्रिवेल किया जाए, कैथोलिज्म को प्रिवेल करना चाहता था, जबकि सारे, यानी कि जबकि बहुत सारे जो स्टेट थे, जिस तरह ये आपके प्रोटेस्टेंट जो हैं, जैसे कि नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड, स्वीडन, ये जो प्रोटेस्टेंट लीग थे। ठीक है, और इसी तरह जो स्वीडन की जो कैथोलिक से लीग अब जो आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जंग थी इन दोनों के, इन यानी इन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लीग के दरमियान थी। कैथोलिक
लीग और प्रोटेस्टेंट लीग के दरमियान ये 30 ईयर वॉर थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और इनको बोलते हैं 30 साला जंग, मतलब कि 30 साला जंग इनको बोलते हैं। तो दोस्तों ये जंग शुरू तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान हुई थी, बट बाद में अल्टीमेटली बात चली गई कि यूरोप को अब कौन रोल करेगा, जो यूरोप है अब उनको कौन रोल करेगा। तो आम तौर पर कहा यह जाता है कि जंग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान थी। सो इसके अलावा इसको सेंट्रल यूरोप भी कहा जाता है, सेंट्रल यूरोप बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो इस जंग में 8 मिलियन कैजुअलिटीज हुई, 80 लाख लोगों की मौतें हुई इस 30 साला जंग में। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने इस जंग को ख़त्म किया और पीस कायम किया। तो इसलिए इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को पीस ऑफ वेस्टफेलिया भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 80 ईयर वॉर, जो कि आपकी स्टार्ट होती है 1568 से लेकर 1648 तक, यानी कि 80 साल ये जंग चली। तो ये 80 साल जंग शुरू होती है 1568 से लेकर 1648 में। तो दोस्तों इस 80 ईयर वॉर को डच रिवॉल्ट कहा जाता था। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डच रिवॉल्ट? तो नेदरलैंड जो कि यूरोप का पार्ट है, ठीक है, नेदरलैंड जो कि यूरोप का पार्ट है, तो इसमें बहुत सारी स्टेट शामिल थी, बहुत सारी रियासतें शामिल थी। तो उन्होंने रिवोल्ट किया स्पेन के ख़िलाफ़। तो जैसे नेदरलैंड प्रोटेस्टेंट था, स्पेन जो था वो कैथोलिक था, तो स्पेन और होली एम्पायर जो है वो चाहते थे कि कैथोलिज़म हो हर तरफ। तो नेदरलैंड के जो प्रोविंसेस थे वो नहीं चाहते थे, बल्कि वो प्रोटेस्टेंट थे। इवन कि वो जो रूलर भी प्रोटेस्टेंट ही चाहते थे। आप जानते हैं कि जब भी कोई एम्पायर होता है, जो बादशाह होता है, वो अपनी रियासत के दरमियान अपने रूलर जो होते हैं उनको भेजता है। तो उस वक़्त जो रूलर था होली रोमन एम्पायर का, वो जब भी अपना गवर्नर भेजता नेदरलैंड में, तो वो क्या करता है कि कैथोलिक में भेजता, यानी वो कैथोलिक भेजता। जबकि जो है वो आपकी जो पीपल यानी मानते थे, यानी लोग जो है वो क्या मानते कि वो जो प्रोटेस्टेंट है, जो जो प्रोटेस्ट यानी कि जो जो प्रोटेस्टेंट हो, तो आम तौर पर जो रिवोल्ट था वो स्पेन के अगेंस्ट था। यानी कि ये सिंपल ही बात ही है कि ये जो रिवोल्ट था वो स्पेन के अगेंस्ट था, ठीक है। तो सेकंड में क्या आता है, रिवोल्ट ऑफ 17 प्रोविंसेस ऑफ नेदरलैंड एंड स्पेन किंग, ठीक है। तो ये जो आपका कहते हैं तो ये जो रिवोल्ट था 80 साल जंग का, ट्रीटी ऑफ वेस्टफाइल ना होती तो शायद ये जो मज़ीद जो है चल सकता। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की यानी जब ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई तो ये भी वार जो है वो ख़त्म हो गई, रुक गई। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस इन आईआर, ठीक है, सिग्निफिकेंस इन आईआर। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। तो इस पर यानी इसमें यह तस्लीम किया गया कि हर रियासत खुद मुख्तार है, सॉवरन है, यानी ऐसा जो है निज़ाम नहीं होगा कि दूसरी रियासत पर जो है वो प्रेशर डाला जाए। यानी ऐसा जो है वो कतन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो है दूसरी रियासत पर जो है वो प्रेशर डाला जाए, दबाव डाला जाए, बल्कि रियासत जो है वो क्या होगी, रियासत जो है आपकी वो क्या होगी, डोमिनेंस होगी, ठीक है, क्या होगी, डोमिनेट होगी। तो सॉवरन जो है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। एक जो सॉवरन की जो रियासत आपकी जो है सॉवरन जो है दो टाइप की होती है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल की होती है। सो जो इंटरनल जो है वो रियासत जो है वो खुद मुख्तार होती है, और एक्सटर्नल यानी जो मसाइल जो हैं वो उनको जो है हल करती है। जो एक्सटर्नल जो मसाइल जो है वो एक्सटर्नल जो आपकी एक्सटर्नल जो आपकी जो सॉवरन होती है वो यानी बाहर के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करती है,
और इसके अलावा लीगल इक्वलिटी बिटवीन द स्टेट, यानी लीगल इक्वलिटी होती है स्टेट के दरमियान। नो इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर, कोई भी इंटरवेंशन जो अफेयर है वो इंटरनल नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये था आपका ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है। आई होप कि आपको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बहुत ही ईजिली यानी कि समझ आएगा। अगर आपको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया समझ आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू ईच अदर, ठीक है। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द डे।